अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज थर्ड लेक्चर है हमारा इस सीरीज का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेपोलियन कि नेपोलियन ने क्या किया क्या नहीं किया। ये एक बहुत टर्न है जो कि हमारा जो ये चैप्टर है जो ये अचानक टर्न लेता है, क्योंकि इससे पहले हम कोई और कहानी पढ़ रहे थे, बट हम अब नेपोलियन की कहानी पे पहुंचे हैं। हमें नेपोलियन के बारे में क्या पढ़ना है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि 1804 में जब नेपोलियन ने एक मिलिट्री कू किया था, उसकी मदद से वो एम्परर बन गया। उसने उसके बाद क्या किया, जो नेपोलियन था विथ हिज टेरिटरी, जो इसकी टेरिटरी थी विथ हिज, इसने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया फ्रेंच लैंड्स का, और बहुत ज्यादा एरियाज जीते, बहुत ज्यादा एरियाज विन किए। और जो इसने विथ हिज टेरिटरी ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, मतलब इससे बहुत ज्यादा चेंज लाए अपनी जो ये सल्टनेट या जिसको हम एम्पायर कहेंगे, इसने बहुत ज्यादा चेंज लाए फॉर द पीपल, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। उसने बहुत ज्यादा चेंज लाए, और मगर इसने विथ रिफॉर्म्स दैट पीपल नीडेड, ही आल्सो बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबॉलिश्ड डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, जब इसने वो बहुत एरिया कॉन्कर किया, इसने अपने आप को किंग या एम्परर घोषित कर दिया कि अब मैं यहाँ का एम्परर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं फॉर माई लाइफ टाइम मैं यहाँ का एम्परर हूँ। और ये बादशाह बन गया, ये एक एम्परर बन गया फ्रेंच लैंड्स का। मगर हम ये अबॉलिश डेमोक्रेसी की इसने, हाँ हम ये मानते हैं, बट जो इसका एरिया था उसमें इसने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए। बट आप कहोगे भैया अब रिफॉर्म्स बोलो, कौन कौन लाए इसने। अब हम बात करने जा रहे हैं रिफॉर्म्स के बारे में जो नेपोलियन ने अपनी देश में लाए। इसने क्या किया, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इसकी, नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो इसकी गवर्नमेंट थी, इसने इसमें revolutionary reforms लाए और and made the system more rational and efficient। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मतलब रूल करने का जो सिस्टम था, इसने वो रैशनल बनाया। इसका मतलब ऑन द बेस ऑफ लॉजिक बनाया, मतलब उसका मकसद था कोई, और इसके साथ साथ एफिशिएंट, जो लोगों के साथ कनेक्ट हो, जो लोगों के चाह, जो उनके नीड्स हैं वो मद्देनजर रख के कोई रूल बनाए, ऐसा उसने अपना रेवोल्यूशनरी सिस्टम बनाया। इसके बाद उसने लाया सिविल कोड ऑफ 1804, या इसको हम कहते हैं और नेपोलियनिक कोड। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804? वी कैन से ये उसने एक रिफॉर्म लाया, एक अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या होता है, डिड अवे विथ ऑल, मतलब एंडेड, हम आसान भाषा में लिखेंगे, एंडेड ऑल राइट्स ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। अब ये क्या होता है, ended all rights on the basis of birth? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पुराने जमाने में जो इलीट्स थे, जो उनके बच्चे थे वो भी इलीट्स थे। जैसे हमने पिछले साल पढ़ा था ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड,
जो फर्स्ट में पैदा हुआ वो फॉर एवर फर्स्ट रहेगा, जो सेकंड में पैदा हुआ फॉर एवर सेकंड, जो थर्ड में फॉर एवर थर्ड। जैसे इंडिया में भी ड्यूरिंग द इंग्लिश इंपीरियल रूल, इंडिया में क्या था कि जो मतलब यहाँ पे 4 क्लासेस बनाए थे बिटवीन इन द हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये थे मतलब जो इनके बच्चे थे वो भी इन्हीं से आते थे। इसका मतलब जो एक ब्राह्मण का बच्चा था वो कभी शूद्र, वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता था, जो शूद्र है वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता या वैश्य नहीं बन सकता। ऐसी ही चीज थी यहाँ पे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड में, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो भी राइट थे वो एबॉलिश किए गए। एंड इसके साथ साथ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि लॉ के सामने हर कोई बराबर है, वो इलीट का हो या वो कोई जमींदार या पेजेंट का हो, उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी लिखा है, ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि बर्थ, ऑन द बेस ऑफ बर्थ कोई भी हमें ज्यादा चीज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी के लिए रूल है वही एक पीजेंट के बेटे के लिए भी रूल है। जो उसको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं इसको भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर दोनों ने कोई एक जुर्म किया उनको सेम सजा मिलेगी, वो बात है। ठीक है ना, ये नेपोलियनिक कोड के कुछ 2 पॉइंट्स थे। और तीसरा पॉइंट जो था, इसने राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो पुराने जमाने में क्या होता था, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूडलिज्म, अभी पढ़ेंगे फ्यूडल और सर्वडम। एक जमींदार जो एक छोटा सा पीसेंट होता था, उसके पास जमीनें नहीं होती थी, उसके पास एक एरिया नहीं होता था, बट उसके पास थोड़ा सा मतलब जो लैंड होता था वो भी उसके पास असल में नहीं होता था। मतलब वो कभी भी एक जमींदार या जमींदार का मतलब होता है कोई बड़ा लैंडलॉर्ड, वो आ सकता था और छीन सकता था उससे, जिससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए इसने राइट टू प्रॉपर्टी अपने लोगों को दे दी। और इसके बाद क्या किया, इसी ने नेपोलियन ने एक्सपोर्टेड एरियाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 पॉइंट्स इसने जो फ्रेंच एरिया से वहां वो बहुत एक्सपैंड किए। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग सिस्टम था वो भी इसने बहुत आसान और इजी बनाया अपने लोगों के लिए। ये 2 पॉइंट्स और हैं इसके। इसके बाद और 2 रिवोल्यूशनरी स्टेप्स जो इसने लिए, एंडेड, इसने 2 चीज एंड किए, फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम। अब ये 2 चीजें क्या होती है, फ्यूडलिज्म और सर्वडम में आपस में फर्क क्या होता है। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, जो बादशाह होता था, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, ठीक है ना, ये एक बादशाह है, एम्परर है, एम्परर, ठीक है ना, ये क्या करता था, ये इसको डिवाइड करता था। फॉर एग्जांपल इसने कितने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये किंग 1 को देता था, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, ये देता था इनको ये लैंड, ताकि ये कलेक्ट कर सके यहाँ के टैक्सेस वगैरह, और उसको किंग को, एम्परर को अपना शेयर दे सके। इसने ये अबॉलिश किया, हो गया एक चीज, ये होता है फ्यूडलिज्म। इसके बाद दूसरा चीज है वो है सर्वडम। फॉर एग्जांपल जो जो यही अब एक पार्ट है ना यहाँ पे, जो इसी एम्परर ने किंग को दिया था, ये किंग 1 का है, ठीक है ना। ये स्मॉल पार्ट्स जो थे इसके किंगडम के, ये वो दे देता था किनको, जो जमींदार होते थे या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे उनको, और वो अपने नीचे कुछ पेजेंट्स को रखते थे जो वहां पे काम करते थे, और उनको बहुत कम उनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता था। मतलब वो अपने जो ये बेचारे पीजेंट्स होते थे उनको जमीन देते थे और कहते थे कि 90% हमें देना है, 10% आप रख लो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा गरीबी लोगों में थी, इसीलिए पीपल वर इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट दीज टर्म। ये होता है सर्वडम। और फ्यूडलिज्म और सर्वडम, इसके बाद उसने क्या किया, इसने बात क्या है, इसे ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की, ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस एंड ऑफ मैनुअल यूज। अब
ये दो चीजें क्या होती हैं, देखो ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस, हमें पता है ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं। ब्यूरोक्रेट वो होते हैं आईएएस वगैरह, जो कि किंग को, जो कि स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं किंग के, जो कि वजीर वगैरह होते हैं, उनको रूल या उनको सजेशन वगैरह देते हैं, जिससे आगे रूल बन जाते हैं। और इसने ये ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की और मैनोरियल ड्यूज खत्म कर दिया। अब ये क्या होता है मैनोरियल ड्यूज? ये फुली रिलेटेड है किसके साथ, जो हमने इससे पहले पढ़ा, क्या फ्यूडलिज्म और सर्वडम। कैसे, मतलब कैसे है ये भैया, कैसे मुझे नहीं पता है। ये ऐसे इसके साथ कोरिलेटेड है, क्योंकि जो मैनोरियल ड्यूज, दैट वर द ड्यूज जो कि एक पीसेंट को देने पड़ते थे, उस इंसान को जिसके लिए वो काम करता था। मैंने बोला था, देखो कनेक्ट करना, फ्यूडलिज्म जो किंग होता था वो स्मॉल पार्ट्स ऑफ किंगडम देता था स्मॉल किंग्स को, पहली बात। सर्वडम, जो स्मॉल किंग्स थे वो अपने नीचे पेजेंट्स को रखते थे, जो कि उस पर ये करते थे, कल्टिवेशन करते थे। और मैनोरियल ड्यूज, वो पीसेंट्स जो थे, वो जो कल्टिवेट करते थे, उसमें उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसका वो जमीन है। कनेक्ट हो गया, सब बहुत इजी है, जस्ट ये कनेक्ट करना है आपस में, एंड हिस्ट्री बाकी इट इज एज स्मूथ एज बटर, इतना आसान है हिस्ट्री। सो नाउ अब हम आते हैं और एक पॉइंट पे, अब ये चीज क्या होता है गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। देखो जब उससे पहले जो मोनार्क्स वगैरह थे, उन्होंने क्या किया था, जो कि एक गिल्ड, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स आपस में मिलते हैं, एक ट्रेडर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ट्रेडर्स यूनियन, वो वहां पे अबॉलिश किए गए थे, उसको गिल्ड कहते हैं। वो फ्रांस में अबॉलिश किए गए थे, बट एज सुन एज नेपोलियन केम, ही उसने पावर संभाला, उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, और उसने एक, मतलब जैसे पेजेंट्स वगैरह यूनियन बनाते थे, उनको अलाउ कर दिया वहां पे रहने के लिए। और इसके बाद उसने क्या किया, उसे यहाँ देते हैं peasants को, peasant जो थे, peasants got freedom, and इसके बाद पेजेंट्स को फ्रीडम मिली। और उसके बाद और एक पॉइंट है जो कि हमें इंपॉर्टेंट इसके बाद करना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो हमने पढ़ा था, वो इजी बनाया गया था। और इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी एंड, अब ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी एंड मेजरमेंट। ये पहले पेजेंट्स को फ्रीडम, जो पेजेंट थे उस टाइम पे, कभी कभी जो किंग होता था, कोई कभी कभी जो जमींदार होता था, लैंडलॉर्ड होते थे, दे यूज्ड टू ऑक्यूपाई, मतलब वो खरीद लेते थे पेजेंट्स को, और पेजेंट को अपने पैर के नीचे रखते थे, जो वो कहते थे पेजेंट्स को मानना पड़ता, मतलब गुलाम थे, स्लेव थे, सर्वेंट नहीं, स्लेव। सो उनको आजादी मिली। इसके बाद यूनिफॉर्म करेंसी और मेजरमेंट्स की इंपॉर्टेंस बता दी गई। अब यूनिफॉर्म करेंसी और यूनिफॉर्म मेजरमेंट क्या होता है। यूनिफॉर्म करेंसी ये होता है कि पूरा जो फ्रांस है वहां पे एक या दो टोटल करेंसीज रहेंगी, मतलब पूरे जो लोग हैं उनके पास एक या दो करेंसी रहेंगी। लाइक आज यूएसए में यूएस डॉलर है, इंडिया में रुपी है, पाकिस्तान में रुपी है, सऊदी अरब में रियाल है। ऐसे ही जो एक कंट्री थी जो फ्रांस था, वहां पे एक ही करेंसी रखी गई, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताई गई। और उसके साथ हम मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ये क्या चीज है, मतलब जैसे आज है ना, हमें स्टैंडर्ड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इंडिया में मीटर सिस्टम चलता है, मीटर सिस्टम मेनली चलता है, वाइल एज इन अदर कंट्रीज फुट सिस्टम चलता है, मतलब 1 फुट 2 फुट। वैसे ही उस टाइम क्या था, उस टाइम अगर किसी चीज को मतलब मेजर किया जाता था, वहां पे अलग अलग अपने मेजरिंग टूल्स होते थे, बट दी वेरियड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 मीटर 110 सेंटीमीटर हो गया, दूसरी जगह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, तीसरी जगह 1 मीटर 90 सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी प्रॉब्लम थे, और नेपोलियन ने इसी चीज की इंपॉर्टेंस लोगों को बता डाली, जिससे लोगों को भी बहुत मतलब इसके बाद लोग जो थे वो कन्विंस्ड हो गए इससे, एंड इन द फ्यूचर करेंसी एक बना दी गई, और इसने आइडिया दिया करेंसी का। सो ये थोड़ा सा, मतलब ये सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड, ये ऐसे कर सकते हैं। देखो ऐसे हम नहीं पढ़ा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपका। सिविल कोड है, सिविल कोड इसमें क्या है, एंडेड ऑल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस एंडेड, फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम एंड, ये मैंने कहा था, ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस एंड एंड ऑफ मैनोरियल ड्यूज, पेजेंट्स गॉट फ्रीडम, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी एंड मेजरमेंट्स।
ये था सिविल कोड ऑफ 1804। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ये नेपोलियन था, टेरिटरी, जो इसने टेरिटरी अपनी एक्सपैंड की, जो इसने एक्सपोर्ट किए, फ्रेंच कंट्रोल इसने एक्सपैंड किया। अब लोगों का क्या था नजरिया कि हमें नेपोलियन आ गई है, हमें रूल करेगा, वो मत ऐसे ही जाते कि आ जाओ नेपोलियन। बट सो यस, दे वेंट टू नेपोलियन और उसको वेलकम किया कि आ जा नेपोलियन, हम पे रूल कर, आ जा नेपोलियन तो भी हम पे रूल कर। उन्होंने किया, अब तू भी आ जा। और उनको ये पता नहीं था कि नेपोलियन को चलने वाला है। सो जो उनका, मैंने ये किया था एक बार रिकॉर्ड बट वो नहीं हुआ, रिपीट कर रहा हूँ। जो इनिशियल एंथुजियाज्म एंडेड बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। अब ये इनिशियल एंथुजियाज्म और प्रॉब्लम्स क्या है? जब नेपोलियन वहां पे गया, जब वो हॉलैंड में गया, हॉलैंड वगैरह में, दे ही वाज इंट्रोड्यूस्ड, ही वाज, और स्विट्जरलैंड में जब वो गया, वहां पे उसका वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। कि उन्होंने कहा कि ये लिबर्टी लाएगा और कोई नहीं ला सकता। उन्होंने लिबर्टी, उनको लगा कि ही इज द सिंबल ऑफ लिबर्टी, उनको मतलब यही लिबर्टी है, वो समझा। और बट जब नेपोलियन वहां पे गया, लोगों की रिएक्शन जो थे, पहले इनिशियल एंथुजियाज्म जो था वो बहुत ज्यादा था, ऑन द टॉप था, ऑन द टॉप। मुझे खौफ सिर्फ रब से जो इनिशियल एंथुजियाज्म था वो बहुत ज्यादा था। बट उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वो इनिशियल एंथुजियाज्म खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम, रिक्रूटमेंट, फोर्सफुली रिक्रूशन इन द आर्मी। अब ये क्या होता है? मतलब जो आर्मी थी नेपोलियन की, उसको अब एक्सपैंड करना था अपना एम्पायर, वो मत रुकता, वो तो घुड़सवार था, निकल लिया अपने काम पे। उसने फोर्सफुली रिक्रूटमेंट की आर्मी में लोगों की, कोई भी हो सकता है, वो हॉलैंड के लोग हो सकते हैं, स्विट्जरलैंड के लोग हो सकते हैं। और हाई टैक्सेशन जो थी, सो हाई टैक्स लगाया उनके। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज थे, दे डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द एंड ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब जो नेपोलियन था, उसने हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लिए, बट एज ही गॉट बेटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, उसने पॉलिटिकल फ्रीडम पस्त कर दी, खत्म कर दी, मतलब कुछ नहीं रखी लोगों के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम। और ऐसे मतलब रिक्रूटमेंट, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करना आर्मी में, ये ऐसे काम किए वहां पे, और हाई टैक्स लगाए उन लोगों पे। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय द पीपल। सो ये था आज का टॉपिक, नेपोलियन एंड द फ्रेंच एंड द यूरोपियन नेशनलिज्म। थैंक यू। इफ यू watch the video till the end, subscribe for more such interesting lectures। और इसके बाद क्या है वो देखेंगे और वो भी पढ़ेंगे, कई 2-3 दिनों में आ रहा है लेक्चर। बाय।